ईरान और इजरायल के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इजरायल के हमले के बाद से ईरान ने पलटवार भी किया है। इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है और कल के हमले के बाद से इजरायल ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन एयर स्ट्राइक की है। इजरायल ने लगभग 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, इनका इस्तेमाल किया। इजरायल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं ईरान इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम पर मिसाइलें दाग रहा है, यानी कि प्रमुख शहरों को टारगेट कर रहा है। इजरायल के हर एक हमले का ईरान की तरफ से अब जवाब दिया जा रहा है और इस पर चर्चा भी करेंगे, हर एक अपडेट्स भी लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोग भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ईरान में जंग जोरदार। ईरान के आसमान में आग के शोले। इजराइल के शहर भी धुआं धुआं। कहीं इमारत धधक रही है, कहीं सैन्य ठिकाने तबाह, कहीं काले धुएं का गुबार उठ रहा है, कहीं सफेद धुएं से भरा आसमान। एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध इजराइल का युद्ध जारी है। इजराइल के हमले की जद में पहले तेहरान आया, फिर एक एक करके ईरानी परमाणु ठिकाने। इजराइल ने ईरान पर बारूदों की इतनी बारिश की कि ईरान में हाहाकार मच गया। इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन द राइजिंग लाइन। इजराइल और ईरान की जंग ने पश्चिम एशिया में तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। नेतन्याहू की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन के तहत ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन को इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बताया। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरान ने इजराइल के कई अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। इजराइल का रमतगढ़ ईरानी मिसाइल हमले में धुआं धुआं हो गया। खंडहर में तब्दील इमारतें ईरानी हमले की गवाही दे रही हैं। इजराइल ईरान जंग में अब दोनों तरफ से वार तेज है। इजराइल के हर हमले पर ईरान पलटवार कर रहा है। इजराइल ने जहां रेड अलर्ट जारी कर नागरिकों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए, वहीं ईरान में भी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और हमारे 3 अलग अलग संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं और अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं तीनों के पास जाऊंगा, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको युद्ध से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट्स इस समय दे देते हैं। ईरान के 200 ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बहुत बड़ा हमला बोला है, 200। और इजराइल का लगातार दूसरे दिन भी ईरान पर यह स्ट्राइक लगातार जारी है, यह हमला लगातार जारी है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसे नाम दिया है। 200 ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजराइल के इस हमले में अब तक ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है ईरान के लिए जो हुई है, जबकि ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने अपने 150 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान जो है ये दागे गए हैं ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों पर जो है इजराइल ने अटैक किया। मकसद ये है कि जो वहां परमाणु संवर्धन है उसको अब ध्वस्त किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाना जाए, जो अमेरिका कह रहा है उस बात तक उसको लाया जाए, मनाया जाए। वहीं ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 3, इसे दिया गया है नाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई ने कहा कि इजराइल ने जंग की शुरुआत कर दी है। ये खामिनेई लगातार बयान भी दे रहे हैं और ईरान ने अपने
जनरल हातमी को सर्वोच्च कमांडर नियुक्त भी कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति इजराइल ने अपने अटैक से पहुंचा है ईरान को। वहीं इजराइल ने ईरान को फिर से चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान को अब भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार बयान दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बताया जा रहा है कि फोन पर बातचीत की है, हालात पर पूरी जानकारी भी दी है। भारत एक बार फिर से तटस्थ अपना रुख अपनाए हुए है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, ईरान परमाणु समझौता करे नहीं तो बहुत बड़ा हमला होगा, यानी कि एक तरीके से सीधा धमकी भरे लहजे में वो क्लियर करें कि आपको अमेरिका की बात माननी होगी। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। प्रणय, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि क्या एक्चुअल में अमेरिका दादागिरी कर रहा है? हमने देखा है कि उन देशों के हाथों में भी परमाणु हथियार अमेरिका ने थमा है। पाकिस्तान भले ही कहता हो कि हमने खुद बनाया, AQ खान उसका क्रेडिट लेते हो, लेकिन किसने दिया एक्चुअल में वो सब जानते हैं। जब उनके हाथ में आप दे सकते हैं, आपका खुद का बड़ा काला इतिहास रहा है हिरोशिमा नागासाकी, तो उसके बाद आप ईरान को किस मुंह से रोक रहे हैं? तो आपकी दादागिरी क्या आपको अपनी बात मनवानी है क्योंकि आप उससे ज्यादा मजबूत हैं? देखिए राजीव, आपने विरोधाभास का जिक्र किया यहाँ पर, तो ये कम लोग शायद जानते होंगे कि ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जितनी इस समय विवाद और तनाव है, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम में सबसे बड़ा सहायक या सबसे पहला सहायक अमेरिका ही था 50 के दशक में, जब उस समय एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी थी। लेकिन उसके बाद वक्त की करवट ने बहुत सारी चीजें अमेरिका और ईरान के रिश्तों में अब बदल दी हैं, इसलिए अब इस समय तनाव है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है, NPT का खुद दस्तखत करने वाला ईरान है। ईरान ने खुद इस बारे में दस्तखत करे हैं अंतरराष्ट्रीय इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जहां तक परमाणु क्लब का सवाल है राजीव, आपको पता होगा कि परमाणु क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके अंदर एक नया एंट्रेंट आए। ये भारत ने भी 1998 के अंदर महसूस किया है, जब भारत का एक बड़ा ही अहम सहयोगी देश जो है, उसने भी भारत को यह कहा था कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, हम हैं तो सही आपके लिए यहां पर। तो ये परमाणु क्लब के अंदर कोई नहीं चाहता है कि कोई नया एंट्रेंट इसके अंदर आए। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब यह बहस छिड़ी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल के इस स्ट्राइक से हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ईरान जो है वो जल्दी ही किसी न्यूक्लियर टेस्ट के ऐलान के साथ में यह घोषणा कर दे कि उसके पास में न्यूक्लियर हथियार आ गए हैं। क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के अंदर अपनी जो है न्यूक्लियर, उसके पास यूरेनियम की खदानें मौजूद हैं, यानी कच्चा माल उसके पास मौजूद है, साथ ही उसके पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि क्या ईरान के पास में वाकई में परमाणु हथियार हैं या कितना डेंट उसे हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया से, यानी इजरायली स्ट्राइक से राजीव, कुछ समय के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्टेबलाइज जरूर हुआ हो, लेकिन यह अभी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि हमेशा हमेशा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान जो है वो खत्म हो गया है। ये कॉन्फिडेंस से इजराइल भी नहीं कह सकता। ये जो इजरायली स्ट्राइक्स हैं, ये कुछ समय के लिए ईरान की क्षमता को डिस्टेबलाइज या डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से एलिमिनेट कहीं नहीं कर सकती, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर देखा है कि देश कितनी शिद्दत के साथ में उसको परस्यू करते हैं। और ईरान जो है वो भी एक बड़ा और सिविलाइजेशन स्टेट है, और यदि वो ये तय करता है कि वो न्यूक्लियर हथियार लाना चाहता है, तो ऐसे में नेगोशिएशंस के अभाव में उसे भी एक आड़ मिल जाती है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करे और उसके बाद वो हथियारों का ऐलान करे। तो एक बड़ा खतरा जो है वो इस समय यहां पर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का भी बना हुआ है। सुमित, यही सवाल आपसे कि ईरान कितना करीब है परमाणु बम बनाने के? जो उसके पास परमाणु संवर्धन है, उसका क्लियर कहना है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बिजली उत्पादन के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, हमारा तो परमाणु बम बनाने का कोई लक्ष्य है नहीं। तो फिर क्या ये दबाव उस पर बनाया जा रहा है? क्या एग्जैक्टली है सिचुएशन? देखिए, बिल्कुल जैसा पढ़ने बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि ईरान के पास बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक स्टोरेज है, या फिर उसके पास अपनी जो कच्चा माल है यूरेनियम का बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको प्योर करने के लिए, यानी जिसको प्योरिटी लेवल चाहिए वो 90% तक चाहिए। अभी जो प्योरिटी लेवल है, जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, वो करीबन 60% पर ईरान की पहुंच चुका है, और अगला स्टेप माना जाता है कि 90% लेवल का ईरान बहुत जल्दी कर लेगा। इसी वजह से इजराइल ये कहता है कि हमने अटैक किया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी ईरान के लिए अब ये सर्वाइवल की बात हो गई है। ईरान ये जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसको इजराइल का दबाव आगे लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। तो ये उसको अपने एक सेफगार्ड के तौर पर, एक शील्ड के तौर पर उसको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही वजह है कि भले ही आप देखें कि लगातार इजराइल के अटैक ईरान पर हो रहे हो, लेकिन इजराइल ये जानता है कि ईरान को रोकना बहुत मुश्किल है और ये दबाव अमेरिका के बिना नहीं बन सकता। यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार ईरान पर दबाव बनाया हुआ है, और ईरान ये जानता है कि इन स्ट्राइक्स के बदले, अगर वो बदले की कार्रवाई पे, फुल फ्लेज वॉर पे चला गया, तो शायद उसके प्रोग्राम को हॉल्ट करना पड़े। यही अभी जो वहां पर ईरान में सिचुएशन है, किसी न किसी देश ने तो मदद की होगी इस स्थिति तक पहुंचने में कि परमाणु बम बनाने लायक उसके पास सामग्री भी हो और वो दिमाग भी हो।
तो कौन से देश हैं इस समय ईरान के साथ? देखिए बिल्कुल राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो आप कह सकते हैं भागीदार या फिर अलायंस या फिर आप कह सकते हैं कि जो साथी रहा है वो रशिया रहा है। रूस ने बहुत मदद की है ईरान की फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। और अगर आप देखें कि अभी हाल ही में जब रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब ईरान ने भी कई मिसाइलों के साथ, कई चीज़ों के साथ रूस की मदद की थी। और ये रूस के लिए या नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बेहतर है कि वो ईरान के साथ इंटैक्ट रहे, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए इन तीनों का अलायंस बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसमें चीन का नाम भी चौथे नंबर पर आता है। तो अभी देखा जाए तो रूस एक ऐसा साझेदार है ईरान का जो लगातार लंबे समय से ईरान की मदद करता आया है। ठीक है, अशरफ मानी का भी रुख कर लेते हैं। अशरफ, अभी ईरान के सामने क्या विकल्प है? क्या वो युद्ध में जाने की स्थिति में है? अभी खैर वो हमले तो कर रहा है, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं दिख रहे जितना इजराइल हमला कर रहा है। ज्यादा नुकसान ईरान को इस समय होता हुआ दिख रहा है। तो ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है? क्या प्राथमिकताओं में रहेगा ईरान के इस समय? राजू, आपने शुरू में एक बात कही थी कि अमेरिका की दादागिरी, लेकिन एक इतिहास ये भी है कि विश्व में अगर कोई देश है जो मुंह पे अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान कहता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। जब से अमेरिका में तख्ता पलट हुआ था शाह वहाँ का, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाते हैं, तब से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी है। अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की थी, कई पैतरे आजमाए थे ईरान को तोड़ने के लिए, ईरान को ख़त्म करने के लिए, और पिछले कुछ 10 सालों के दौरान वहाँ पर बगावत खड़ी करने के लिए, लेकिन हर स्तर पर अमेरिका विफल हुआ। और इजराइल जो है, इजराइल को भी पता है कि खाड़ी के देशों में जिस तरह से वो किसी भी देश को जो है दबा सकता है, कुचल सकता है, लेकिन ईरान को कुचलना और दबाना काफ़ी मुश्किल है। और जाहिर है कि इजराइल का अगर सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है तो जाहिर है कि वो अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन खाड़ी के देशों में है। लेकिन अब अगर हम ईरान की बात करें, ईरान कोई छोटा सा मुल्क लेबनान जैसा या कोई प्रॉक्सी नहीं है। हमास या हुतीज या हिजबुल्लाह की बात करें जो ईरान के ही प्रॉक्सीज थे, उनसे निपटने में पसीने छूट गए अमेरिका के भी और इजराइल के भी, क्योंकि इजराइल कोई भी चीज जो है अमेरिका की टेक्निकल इशू है। माइक से आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, कट के आ रही है। हम आपके पास लौटते हैं। प्रणय, आपके पास आते हुए कि क्या हमने देखा कि हमारे स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन शक्ति में बहुत सारे देशों ने विरोध किया, और आपने कहा कि हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र ने इसका विरोध किया था। तो ऐसे में ईरान अगर अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए करना चाहता है तो ये विश्व के लिए थ्रेट कैसा? और विश्व के लिए थ्रेट की बात जब कह ही रहा है अमेरिका और इजराइल, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? देखिए, ये विश्व के लिए थ्रेट है अथवा नहीं है, इसका आकलन तो अलग तरीके से किया जाएगा, बाद में होगा। लेकिन ये फिलहाल इजराइल के लिए थ्रेट जरूर है। अगर हम इजराइल के संदर्भ में बात करें, चूंकि यहां पर ऑपरेशन राजीव इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो इजराइल ने की थी, तो इजराइल की एक स्थापित नीति रही है कि वो किसी भी ऐसे देश को जिसकी उसके प्रति जो है वो एनिमिकल इंटेंट हो या उसके साथ में उसकी दुश्मनी रही हो, वो उसके खिलाफ रहा हो, तो उसके पास वो परमाणु तकनीक नहीं आने दे सकता। 1981 के अंदर जब सद्दाम हुसैन की रजीम ओसेरक के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित कर रही थी, उस समय भी दिसंबर 1981 के अंदर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके ओसेरक ऑपरेशन किया था और इराक का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तबाह किया था। उसके बाद उसी तरीके की स्थिति सितंबर 2007 के अंदर आई थी, जब सीरिया की बशर अल असद सरकार ने न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की कोशिश की थी। उस समय भी इजराइल ने जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सीरिया की खत्म की थी। इसके अलावा लीबिया के अंदर भी उसने मोहम्मद गद्दाफी की उस समय की सरकार की जो तमाम कोशिशें थी उनको नाकाम किया था। इसीलिए इजराइल एक स्थापित परंपरा के तौर पर लगातार ये कहता रहा है कि वो किसी भी सूरत में ईरान के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं आने दे सकता है। साथ ही इस क्षेत्र का यदि आप पूरा भूगोल देखें और वहां पर स्थिति देखें, तो ईरान के पास में एक परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु हथियार संपन्न ईरान जो है वो खाड़ी के कई देशों के लिए भी चुनौती हो सकता है। और ये जो है ये एक बड़ी चिंता उस पूरे इलाके के देशों के लिए है। इसलिए आज भले ही वो इजराइल को कंडेम कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने बहुत सारे देश जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है उसके पास में न्यूक्लियर हथियार हो। जहां तक भारत का भी सवाल है, देखिए आप भारत के भी स्थापित स्टेटमेंट देखें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भारत का भी रुख ये रहा है कि ईरान ने चूंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर दस्तखत किए हैं, इसलिए एनपीटी के दस्तखत करता होने के नाते ईरान को जो इंटरनेशनल लॉज है उसको कंप्लाई करना चाहिए। चाहे आईएईए का इंस्पेक्शन हो, चाहे आईएईए का वेरिफिकेशन हो, उस प्रोसेस के तहत ही ईरान को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ईरान कोई ऐसी चीज है जिसे वो छुपा रहा है तो फिर ये चिंता की बात है। ये एक इंटरनेशनल स्थापित पोजीशन है इस मामले को लेकर। अब ईरान
हथियार चाहता क्यों है ईरान? ये हथियार इसलिए चाहता है कि ईरान को लगता है कि उसके ताकत का डायनामिक बदल जाएगा अगर उसके पास में परमाणु हथियार आते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, उसका दबदबा अलग हो जाएगा और इसके साथ साथ ये जो प्रॉक्सीज का पूरा नेटवर्क वो चला रहा है उसकी ताकत का डायनामिक भी बदल जाएगा, वो एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित हो जाएगा। जी ठीक है, इस बीच में दर्शकों को बड़ा अपडेट भी साथ साथ में दे दें, बड़ी खबर भी साथ साथ में दे दें। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल के जारी हैं और ईरान पर हमले पर अब इजराइल ने दावा किया कि हमने 9 उनके सीनियर वैज्ञानिकों को मार दिया है। 9 सीनियर परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया है, ये इजराइल ने दावा किया है। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ने दूसरी तरफ से भी दागी किया और मरने वालों में तो 3 परमाणु वैज्ञानिक है। कुल 9 वैज्ञानिक मारे गए, जिसमें 3 ऐसे थे जो स्पेशलिस्ट बताए जा रहे हैं, जो परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं कि जो मिशन पर ईरान था उस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थे। इसमें अली करीमी, मंसूर असगरी, सईद बोरजी बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हो गई है। इजराइल ने जिनको मार दिया है। ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद ये बड़ा अपडेट और खुद इजराइल ने इस बात की जानकारी दी है। 9 सीनियर वैज्ञानिक, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो परमाणु कार्यक्रम को उनके आगे बढ़ा रहे थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। और इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट भी इसमें आपको अपडेट दे दें कि बंद हो गया है। सुमित, आपके पास आते हुए कि ऐसा लगता है कि ज्यादा तबाही ईरान में हो रही है और जब आप उन दिमागों को मार देंगे जो परमाणु वैज्ञानिक है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या इस प्रोग्राम पर भी अगर ईरान चला रहा है, परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है, उस प्रोजेक्ट पर ये कितना बड़ी चोट है? देखिए, अगर आप पूरे स्ट्रैटेजीज को अगर इजराइल की देखें, आपको लगेगा कि 2023 से 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने ना सिर्फ आप देखें कि गाजा के अंदर अपने मैसिव ऑपरेशन शुरू किए, बल्कि उन्होंने सबसे पहले फेज 1 के अंदर उन प्रॉक्सीज को भी हैंडल किया, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती कह सकते हैं। सीरिया के अंदर लगातार कई जगहों पर अटैक किए, जो रसद लाइनें थी जो साउथ लेबनान को जोड़ती थी, खासतौर पर सीरिया से, उन जगहों को अटैक करने शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ा मेजर कंसर्न क्या था कि इजराइल ने इन सभी ऑपरेशन को करीबन 1-1.5 साल तक चलाया, लेकिन फिर भी इनको खत्म नहीं कर पाया। और इजराइल ये जानता है कि इन सबके आका, यानी सबका जो आप कह सकते हैं कि बैकअप है, वो ईरान है। ईरान को जब तक बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इन प्रॉक्सीज को हैंडल नहीं किया जा सकता। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट यह था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को या फिर उसकी डेटरेंस को कैसे आपको काउंटर करना है ईरान की, वो ये कि उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज है, उनको अटैक किया जाए। जून आप देखिए 2024 के अंदर 2 बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए थे, अप्रैल में और अक्टूबर में। उनका मकसद ये था कि ना सिर्फ इन फैसिलिटीज को अटैक करना, इनके डिफेंस सिस्टम्स को खराब करना, खत्म कर देना, बल्कि इनके जो मास्टर या फिर आप कह सकते हैं जो बड़े कमांडर्स हैं, IRGC के हों, आर्मी के हों या साइंटिस्ट हो, उनको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि कम से कम इन कैपेबिलिटीज को कम किया जा सके, होल्ड किया जा सके और ईरान पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके। राजीव, अब इस वॉर में इस समय डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन दिख रहा है? देखिए, डोमिनेटिंग पोजीशन में अगर आप देखें, अगर खासतौर पर, तो अमेरिका और इजराइल का जो आप कह सकते हैं कि अलायंस है, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ईरान को। ईरान को पहले ही उसके प्रॉक्सीज को लगभग उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया गया। लगातार ईरान पर मल्टीपल अटैक्स हो चुके हैं और ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप देखें, वो लगातार मिसाइलें तो दागता है, वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल पर उसका ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं होता। कंपैरेटिवली हमने जो अटैक अब देखे हैं रिसेंटली, उन्होंने जरूर उनके कई इलाकों में, तेल अवीव में जाके मिसाइलों ने अटैक किया हो, नुकसान पहुंचा, लेकिन उससे पहले कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। तो ये आप मान के चलिए कि अभी निश्चित तौर पर जो पल्ला भारी है वो इजराइल का है, अमेरिका का बैकअप है उसको, और अमेरिका के साथ कई ऐसे देश हैं जो लगातार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का बैकअप है। अशरफ, यही सवाल है, उधर अमेरिका का बैकअप है, डोनाल्ड ट्रंप का बैन आ गया है, इजराइल हमले भी कर रहा और नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो ऐसे में अब ईरान के सामने विकल्प क्या बच गया है, जबकि दूसरे देश अभी खुलकर उसके साथ में आए नहीं है? अमेरिका के लिए भी यहां पर चिंता का विषय है। दरअसल अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है, अभी तो पर्दे के पीछे वो इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें तो बहुत अधिक बेसिस जो है, आर्मी बेसिस अमेरिका की खाड़ी के ही इन देशों में है जो ईरान के आसपास है। और यदि ईरान अमेरिका सीधे तौर पर जो है इस युद्ध में कूदता है, तो जाहिर है कि अमेरिका की जो सैन्य बेसिस हैं जो बिल्कुल आस पड़ोस में ईरान के हैं, उन पर बैलिस्टिक मिसाइल से जो है ईरान हमला कर सकता है और अमेरिका के लिए किसी भी तरह का नुकसान झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमने इराक वार में देखा था, इसी तरह एक पैंतरा जो है अमेरिका ने बनाया था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन है। जब पूरी तरह से इराक को तबाह करके सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, तब ये साबित हुआ कि उनके पास कोई केमिकल वेपन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ईरान में भी जो है इसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात है वो बहाना है। दरअसल ईरान की शक्ति को इजराइल खत्म करना चाहता है और इजराइल के पीछे जो है अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के लिए जिस अंदाज से
डोनाल्ड ट्रंप पहले ही फेल हो चुके हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने में। दूसरी तरफ से जिस अंदाज से वो अपने घरेलू इश्यूज से और प्रोटेस्ट से लॉस एंजलिस में जूझ रहे हैं, और तीसरी तरफ जिस अंदाज से गाजा में सऊदी के कई अपने मित्र देशों को भरोसा देने के बावजूद भी वो युद्ध विराम कराने में असफल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ईरान को बल। अशरफ माफी के साथ रोक रहा हूं।